उन्होंने अपने थर्ड टर्म में होने वाले बहुत बड़े फैसलों की चर्चा की। अगले 1000 वर्षों के लिए जब उन्होंने भारत की 1000 साल की मजबूत नींव रखने की अपनी चाहत बताई, उसी समय संसद में ही एक और गूंज उठी, एक और आवाज सुनाई दी, एक और मांग की गई, और वो मांग थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की। माननीय, यह कानून संविधान में वर्णित समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है। यह कानून एक मनमाना और तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो हिंदू, सिख, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धार्मिक अधिकारों को कम करता है। माननीय, यह कानून मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण के मध्य भेदभाव पैदा करता है, जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो मैं आपके और सदन के माध्यम से देश हित में इस कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग करता हूँ। पूजा स्थल कानून को अविलंब समाप्त करने की मांग हो रही है। अविलंब समाप्त यानी कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जरा भी वक्त नहीं लगना चाहिए। 3 दशकों से ज्यादा का समय बीत चुका है और बार बार हर बार यही मांग उठती है कि जिस कानून का सहारा लेकर मुस्लिम पक्ष आज तक दूसरे धर्मों के कब्जे वाली जगह पर अपना दावा ठोकता है, उसे रद्द कर दिया जाए, इस कानून को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि बात सिर्फ आस्था या भावना की नहीं बल्कि न्याय की है और इसके लिए बड़े फैसले लेने जरूरी हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। समृद्धि और सिद्धि तक जाने का 1000 साल का रोड मैप पीएम मोदी ने तैयार कर लिया है। इस रोड मैप में भविष्य को लेकर आकांक्षाएं तो हैं ही, साथ ही साथ इतिहास की गलतियों को सुधारने का दृढ़ संकल्प है और रास्ते में आने वाली किसी भी अड़चन को मिटाने का संकल्प है। एक तरह से कहा जाए तो मोदी राज में सनातन का पुनर्जागरण काल चल रहा है। हिंदुओं को यह भरोसा हो चला है कि उनके धार्मिक स्थल अब एक एक करके उन्हें वापस मिलने वाले हैं, लेकिन इस भरोसे के पूरा होने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है और इस दीवार का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून को हटाने की पुरजोर मांग क्यों हो रही है और अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हट जाता है तो इसका क्या असर होगा, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 कहती है 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। धारा 3 कहती है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं। धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 4(2) कहती है कि एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग सारे मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगेगी। इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। ये कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार 1991 में तब लेकर आई थी जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। वर्शिप एक्ट का विरोध करने वालों का मानना है कि यह कानून सिर्फ और सिर्फ धार्मिक तुष्टीकरण करने के लिए लाया गया। यह कानून न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि धार्मिक गैर बराबरी को बढ़ावा देने वाला है। राम जन्मभूमि को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था और अब जब राम मंदिर पर फैसला आने के बाद जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो धर्म के नाम पर नफरत का कारोबार करने वाले कट्टरपंथियों का दिल कौंध रहा है। देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। जिस धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां मस्जिदें खड़ी की गई,
उस धर्म का युवा तो सब्र कर रहा है। उसके लोगों ने तो अपने आराध्य को मंदिर में देखने के लिए दशकों दशक कानूनी लड़ाई लड़ी। वो तो कंट्रोल से बाहर नहीं हुए, वो तो आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये मौलाना तौकीर रजा और उनके जैसे कट्टरपंथियों की जबान से निकले ये शब्द और कुछ नहीं बल्कि डर है, खौफ है। उन्हें भी पता है कि धूर्तता, धोखेबाजी और पाप करके जिन मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें खड़ी की गई, उन सारी जगहों पर अगर आज के आज खुदाई हो जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही वजह है कि तौकीर रजा जैसे कई लोग वर्शिप एक्ट का हवाला देकर गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी माओं से मैं अपील करूंगा, आपके सामने एक जिंदा मिसाल पेश कर रहा हूं। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। 20,000 बच्चे गाजा में शहीद हो गए। आप एक औरत का वीडियो दिखाओ मेरे को जो शिकायत कर रही है, एक मां का वीडियो दिखाओ जो शिकायत कर रही है। सब यही कह रहे हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब यही कह रहे हैं कि मैंने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। सब ये कह रहे हैं कि हमने इस बर्बरियत के खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ नहीं झुकने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। अपनी औलाद के इसी तरबियत दो। याद रखो, वतन अजीज में भी अगर जुल्म बढ़ेगा तो उन माओं को, अपनी औलाद को इस तरह बहादुर बनाना पड़ेगा। उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। आप मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। जब राम मंदिर पर सुनवाई चल रही थी तब भी ओवैसी की यही भाषा थी। वो ना तो सबूतों को मानते थे, ना कोर्ट की टिप्पणियों को अहमियत देते थे। आज जब ज्ञानवापी की बहस चल रही है तो भी उनकी भाषा यही है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। ओवैसी सिर्फ एक काम कर रहे हैं और वो है मस्जिद के नाम पर डराने का। ओवैसी जानते हैं कि जब तक वर्शिप एक्ट हिंदुओं के मजबूत केस को भी कमजोर करने में सक्षम है तब तक इसकी पैरवी करना जरूरी है, फिर चाहे वो संवैधानिक तौर पर कितना ही गलत क्यों ना हो। पर अब सवाल उठता है कि अगर मोदी सरकार वर्शिप एक्ट को निरस्त करती है तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा? ज्ञानवापी और मथुरा विवाद पर इसका क्या असर पड़ेगा? और एक्ट खत्म होने के बाद कहां कितने हिंदू मंदिर मुक्त होंगे? सबसे पहले संसद में कानून निरस्त करने के लिए बिल पेश होगा। इस बिल को निरसन और संशोधन विधेयक का नाम दिया जाएगा। सदन में चर्चा के बाद बिल पर वोटिंग होगी। दोनों सदनों से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म हो जाएगा। वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए या नहीं, ये सवाल लेकर जब हम आम लोगों के पास गए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे यहाँ गंगा यमुना की तहजीब है, हर कोई प्रेम से रहता है देश में, तो ये खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसा मतभेद नहीं डालना चाहिए। जो मुगलों ने हमारे हिंदू जितने भी टेम्पल्स वगैरह थे उनको अपने कब्जे में ले लिया, तो अब उनको दोबारा से हिंदू टेम्पल बनाने के लिए को खत्म करना पड़ेगा। ये तो मनगढ़ंत एक्ट लगता है मेरे को। क्या किसी के घर में घुसकर और उसके बाद एक्ट बना दो और फिर कह दो कि ये घर हमारा है, ऐसा पॉसिबल है? ये वर्शिप एक्ट जिस तरह का मुद्दा हमारे संसद भवन में आया है, मेरे ख्याल से हमारा देश सभी धर्मों का सम्मान करता है और यहाँ के लोग जो है सभी धर्म को मानने वाले हैं। मेरे ख्याल से किसी भी धर्म के बारे में हमें इंटरफेयर करके नहीं करना चाहिए और इसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। साफ है कि अगर वर्शिप एक्ट हटता है तो हिंदू पक्ष के लिए कानूनी लड़ाई का रास्ता आसान हो जाएगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े नेताओं ने मुस्लिम पक्ष से अपील की थी कि अगर आप मथुरा, काशी और अयोध्या छोड़ देंगे तो हिंदू पक्ष भी बाकी सारे स्थल छोड़ देगा, पर मुस्लिम पक्ष नहीं माना। अब जब राम जन्मभूमि का मामला हिंदुओं ने कोर्ट में लड़कर जीता और मेरिट से जीता, तो उनका मानना है कि वो बाकी के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
आपको पता है हमारी एक मस्जिद हो चुके हैं, एक मस्जिद हमारी षड्यंत्र के तहत ये लोगों ने खा गए हमारी एक मस्जिद को, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया बाबरी के टाइम पे। इस वक्त हम कानून के दायरे में रहकर पूरी जोश लगा देंगे, पूरा जोर लगा देंगे, हम लड़ेंगे, कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे, संविधान के दायरे में रहकर लड़ेंगे, हमारी लड़ाई जारी रखेंगे कोर्ट कचहरी। एक ऐतिहासिक इनजस्टिस थी आप बोल रहे जो हमारे साथ हुई थी। ज्ञान व्यापी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे खड़े हुए हैं। जो हम लोग के साथ अत्याचार हुआ था, इतिहास में बर्बरता हुई थी, जो हमारे आस्था के केंद्र को कैप्चर करने का काम किया गया है, जो हमारे शिवलिंग को वजू खाना बनाने का काम किया गया है, वो दिन दूर नहीं है नाविका जी, जब बहुत जल्दी इस केस को हम लोग जीतेंगे और पूरा सनातन समाज वहां पे अपनी आस्था के केंद्र को पुनः स्थापित करेगा। ये दिन दूर नहीं है। यही वजह है कि अयोध्या में राम लहर के बाद अब सिर्फ काशी और मथुरा ही नहीं बल्कि दूसरे प्राचीन मंदिरों की मुक्ति के लिए हिंदू पक्ष एक्शन प्लान पर काम शुरू कर रहा है। राम मंदिर बनने के बाद अब मोदी सरकार अपने थर्ड टर्म की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर पूरा देश सांस्कृतिक गौरव गाथा का यशगान कर रहा है। राम मंदिर बनने के बाद करोड़ों हिंदुओं को भरोसा हो चला है कि अतीत में सनातन के साथ हुई ऐतिहासिक नाइंसाफी को दुरुस्त करके सांस्कृतिक आत्मविश्वास बहाल होगा। पर क्या मोदी 3.0 का पहला फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खात्मा ही होगा? ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या भय है जिसको छिपा रहे हो? हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला है। क्या ईडी उन्हें भी अंदर कर देगी, जैसा संजय सिंह सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, पार्थ चटर्जी और दूसरे कई आरोपियों को कर दिया गया? जवाब तो ईडी के पास ही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा इशारा दे दिया है। 1 लाख करोड़ वापस लाए हैं और ईडी के सामने टारगेट बहुत बड़ा रख दिया है। अब क्या होगा अंजाम खुदा जाने, लेकिन ईडी की लिस्ट में अगला नाम किसका है, चर्चा बहुत गर्म है। सवाल पब्लिक का में दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। एक ये दौर है जब नरेंद्र मोदी संसद से कह रहे हैं कि लूट का माल लौटाना पड़ेगा। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। एक वो दौर था जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का तोता कहा था। Sir, do you think sir, it said that CBI is a caged parrot speaking in the master's voice. Do you accept this, sir? Whatever Supreme Court says is correct. Is correct? Yeah. Sir, do you think you succumb to political pressure? 10 साल में क्या बदला? आर्थिक अपराधों पर जांच एजेंसीज, खासकर ईडी की वक्र दृष्टि ऐसी पड़ी कि नोटों के पहाड़ वहां से पकड़े गए जहां ईमानदारी की शपथें ली जाती थीं। यूपी के 10 साल ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत जब्त किए 5,340 करोड़ से ज्यादा रुपए। लेकिन मोदी के 10 साल उसी ईडी ने जब्त किए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। जिनका इतना सारा माल पकड़ा जाता हो, नोटों के ढेर पकड़े जाते हो, और अधीर बाबू तो बंगाल से आते हैं, देखे हैं नोटों के ढेर उन्होंने। तो किस किस के घर में से पकड़े जाते, किस किस राज्यों में पकड़े जाते थे। ये देश ये नोटों के ढेर देख देख करके चौंक गया है। लेकिन अब जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते, जनता देख रही है। यूपीए सरकार के वक्त के लाखों करोड़ के घोटालों के आरोपों के उलट मोदी सरकार में सीबीआई, आईटी और ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से सरकारों का अलाइनमेंट तक बिगड़ गया। रात काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है।
31 तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का या पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी भी व्यक्ति का राजभवन के अंदर गिरफ्तार हुआ हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लोकतंत्र पर अटैक कैसे? विपक्ष की ये नई परिभाषा क्या बताती है? क्या 2024 के चुनाव में घोटालों के आरोपों का जवाब विक्टिम कार्ड खेलना है? क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं। हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। विपक्ष के नेताओं में जांच एजेंसी ईडी का खौफ सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि ईडी के एक्शन से आरोपों के घेरे में आए बड़े बड़े नेताओं के बचाव के रास्ते अगर बंद नहीं हो रहे तो मुश्किल जरूर खड़ी हो रही है। ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को ईडी ने जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया, वो जेल में है। अरविंद केजरीवाल के साथी सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 मई 2022 से गिरफ्तार है, जबकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ईडी के केस में अक्टूबर 2023 से सलाखों के अंदर है। तमिलनाडु में मंत्री रहे सेंथिल बालाजी को ईडी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे ज्योतिप्रिया मलिक को भी अक्टूबर 2023 में ईडी के केस की वजह से जेल में जाना पड़ा। ये सिर्फ ट्रेलर है। ईडी की जांच की जद में बड़े बड़े नेता हैं। ये ऐसे नेता जिन्हें छत्रप कहा जाता है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए और मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव से ईडी ने रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूछताछ की। यह पूछताछ ऐसे सियासी माहौल में हुई जब नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में लौट जाने का जख्म अभी ताजा था और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद पूछताछ से भागे फिर रहे हैं। साथियों, आपने कभी ऐसा घोटाला सुना जिसमें सरकारी राजस्व बढ़ा हो? कभी ऐसा घोटाला सुना कि 2 साल हो गए और देश के भाजपा के प्रमुख सहयोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1000 रेड के बाद भी एक चवन्नी तक नहीं रिकवर कर पा रहे? ईडी का जो पूरा केस है इस तथाकथित शराब घोटाले में, वो पूरा का पूरा केस बयानबाजी पर आधारित है। इट इज अ केस ऑफ ही सेड शी सेड। वैसे विपक्ष जब अपने नेताओं के खिलाफ जांच को पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदला कहता है, तो क्या इस आरोप में रत्ती भर भी सच्चाई कही जा सकती है? क्या भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सेलेक्टिव है? क्या जानबूझकर विपक्ष के नेताओं पर एक्शन होता है ताकि राजनीतिक हित साध सके? क्या डराकर विपक्ष मुक्त देश बनाने की कोशिशों के आरोप दमदार हैं? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन यूज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया, तो हम लड़ते रहेंगे। मगर ये सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है, पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। क्या ऐसे आरोपों का कोई आधार हो सकता है? अदालतें तो वही हैं जो यूपीए के दौर में थी। और तो और ईडी की ताकत बने पीएमएलए कानून को यूपीए सरकार ने ही लागू किया।
पीएमएलए कानून को 2005 में लागू किया गया था और ईडी की बड़ी शक्तियों की वकालत तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने की थी। 2019 में मोदी सरकार के समय पीएमएलए के तहत ईडी को खुद सर्च करने का भी अधिकार मिला। पीएमएलए की ऐसी शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन 2022 में कोर्ट ने ईडी को मिली ताकत के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। सवाल ये कि जब ईडी की शक्तियों और ईडी के एक्शन को लेकर अदालतों को ऐतराज नहीं, तो विपक्ष किस बात की लड़ाई लड़ रहा है? जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं कि ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। जब ईडी, सीबीआई, आईटी के एक्शन को 2024 के चुनावी मुद्दे की तरह दोनों पक्षों की ओर से लड़ने की कोशिशें हैं, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को लेकर लोकतंत्र की रसाकशी की कोशिशें हो रही हैं, तब कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता याद आती है। सब चलता है लोकतंत्र में, हो मेरी तुम, सब चलता है लोकतंत्र में। चाकू, जूता, मुक्का, मूसल और बहाना। अब ये बहाना किसका है? जनता देख रही है, जनता फैसला भी करेगी, लेकिन तब तक एक्शन रुकने का नाम नहीं। मंगलवार को ईडी के ऑफिसर एक नए मामले में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और उनके एक और सांसद एन.के. गुप्ता के ठिकानों पर पहुंचे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आपने सुना होगा, मांग कर निमंत्रण नहीं लिया जाता। मतलब जिसे न्योता देना होगा वो आपसे पूछकर नहीं देगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि फला तारीख को आप उपलब्ध हैं या नहीं, कहां रहेंगे, कहीं शहर से बाहर तो नहीं रहेंगे। लेकिन यूपी में क्या हुआ? अखिलेश यादव को राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए मांग कर निमंत्रण लेना पड़ा। ऐसे न्योता नहीं मिला। अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि अखिलेश जी आप भी आ जाओ, पैदल चलो, घूमो राहुल जी के साथ। लेकिन तब खड़गे साहब कहां थे जब अखिलेश हो रहा था। खैर, 24 के चुनाव से पहले एक और खेला होगा, ऐसी चर्चा सियासत के गलियारों में है। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे, उद्धव जा रहे। क्या ये सही है? सवाल पब्लिक का में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। जब बार बार बीजेपी की सरकार चुनते हैं तो इसका संदेश पूरे देश को जाता है। बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास का है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया। ये कंफर्म कर दिया कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 पार। इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। बंगाल से लेकर यूपी तक इंडिया की नैया हिचकोले खाते दिख रही है। एकता दरक रही है। इंडी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जल्दी ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंचने वाली है। 16 फरवरी को ये उत्तर प्रदेश पहुंच सकती है। यूपी में इंडिया गठबंधन के प्रमुख पार्टनर में से एक समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी साझेदार पार्टी। लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस से नाखुश है। वजह बताएंगे। पहले जरा अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? अखिलेश से पूछा गया था कि क्या वो यूपी में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जवाब था कि न्योता ही नहीं मिला और भला हम क्यों मांगे निमंत्रण। मामला सीधा दिखता जरूर है लेकिन है नहीं। बात सिर्फ निमंत्रण तक सिमटी नहीं, ये आपसी भरोसे की असलियत बता रही है। साफ लग रहा है कि कांग्रेस और एसपी में सब ठीक नहीं है। अब सवाल ये कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में इंडिया गठबंधन में एक तरफा ऐलान हो रहे हैं। कहीं से गठबंधन जैसा सीन दिखाई नहीं पड़ रहा।
अखिलेश पीडीए की रणनीति पर चल रहे हैं तो इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा साफ नहीं किया। सीट बंटवारे पर जबरदस्त खींचतान है। अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस ने कबूल नहीं किया। पार्टी ने कहा कि फैसला होना है, अभी हुआ नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी में कम से कम 16 सीटें चाहती है, तो अखिलेश 11 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें पहले से आरएलडी को देने का ऐलान किया। इस हिसाब से समाजवादी पार्टी खुद 62 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी खींचतान में दोनों दलों के बीच के रिश्ते पर बर्फ जम गई है। अखिलेश के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि अभी गर्मजोशी का मौसम दूर है। ये सवाल भी अपनी जगह कायम है कि अगर कांग्रेस 11 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने पर अड़ी रही तो क्या अखिलेश गठबंधन तोड़ देंगे? ये आशंका ही वो वजह है कि कांग्रेस बार बार सफाई देती दिख रही है। जो अंतिम रूप दिया गया है, जो फाइनल प्लान है, वो हम हमारे इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको दे देंगे, उनके साथ साझा करेंगे। और हमारा ये मानना है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं यूपी में, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, हमारे लिए तो खुशी की बात होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, पर इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करेगा। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो अलायंस मजबूत होगा, लेकिन यहां तो पहले से तलवारें खिंची हैं। गठबंधन को लेकर घटक दल शर्तें बता रहे हैं। अखिलेश ने पहले साफ कर रखा है कि यूपी में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को बड़ा भाई मानना होगा, क्योंकि यहां हमारा जनाधार बड़ा है, हम गठबंधन को लीड करेंगे। अखिलेश ने साफ कहा कि यहां इंडिया गठबंधन का एजेंडा नहीं, पीडीए की रणनीति चलेगी और उसे वो खुद तय करेंगे। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर कोई फॉर्मूला यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोक सकता है तो वो सिर्फ पीडीए हो सकता है, कुछ और नहीं। समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों दो राह पे आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि यूपी में इंडिया अलायंस के अलाइनमेंट को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर अखिलेश यादव राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होते हैं तो ये वो तीसरा प्रदेश होगा जहां पर सहयोगी दलों ने राहुल की यात्रा से दूरी बना ली हो या फिर वो उनका साथ छोड़कर चले गए। इसी बीच अखिलेश यादव खुद यूपी में उलझ गए। वजह राम मंदिर का मुद्दा। यूपी विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने राम मंदिर में निर्माण के लिए विधानसभा की ओर से पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम बधाई संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी के 14 विधायकों ने विरोध में हाथ उठा दिया, जबकि बाकी ने विरोध नहीं किया। यानी साफ है कि समाजवादी पार्टी में राम मंदिर के मुद्दे पर अंदरूनी दो फाड़ की नौबत है। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया ना कहें। एक हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। यानी इंडिया गठबंधन हर जगह अंदरूनी चक्रव्यूह में उलझा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता ने राहुल की यात्रा से तौबा की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से टीएमसी को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा कि कांग्रेस ने इसके बारे में बताया तक नहीं। ऐसा तब हुआ जब हम इंडिया गठबंधन में हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक उन्हें प्रशासन से इस बारे में जानकारी मिली। अब सवाल ये, अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ा रही है तो ये कौन सा मकसद हासिल करेगी? राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस राज्य से भी गुजर रही है उस राज्य में इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। बिहार यात्रा पहुंचने से पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ गए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना ली। ममता ने कांग्रेस को घमंडी पार्टी बताया। ममता ने यहां तक कह दिया कि इस बार कांग्रेस 300 सीटों में से 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। नाराज ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चुनौती तक दे डाली। कह दिया कि कांग्रेस में हिम्मत है तो बनारस और प्रयागराज में बीजेपी को हराकर दिखाए।
प्रयागराज का नाम लेकर कांग्रेस को चैलेंज दिया जाना सीधे सीधे नेहरू गांधी परिवार को चुनौती माना जा रहा है। यूपी से बंगाल तक का हाल आपने देखा। अब बात महाराष्ट्र की, जहां उद्धव की जुबान पर मोदी मोदी गूंज रहा है। उद्धव ठाकरे हर आए दिन यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं है। पीएम मोदी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा था। हालांकि अब यह तस्वीर बदल रही है और अब उद्धव ठाकरे, जो मिजाज उनका नरेंद्र मोदी को लेकर नरम कम और गरम ज्यादा दिखाई देता था, उसकी तस्वीरों में तब्दीली होती दिख रही है। मोदीजीने मला एकच सांगायचं की मोदीजी, आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती, आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम है। शिवसेना यूबीटी पीएम मोदी को लेकर कभी गरम तेवर दिखाती रही तो कभी नरम। उद्धव के बयान के बाद भी पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। हेमंत सोरेन को इंडिया गठबंधन का हीरो बताया गया। लिखा गया कि हेमंत सोरेन रोए नहीं, झुके नहीं। सामना ने लिखा कि हेमंत के गठबंधन के विधायकों ने अपना ईमान नहीं बेचा और मोदी शाह की भ्रष्ट राजनीति को झारखंड की जमीन पर फलने नहीं दिया। सामने के ऐसे तेवर पुराने हैं, इससे शिवसेना यूबीटी अपना सियासी संतुलन साधती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि उद्धव ठाकरे बार बार दोहरा रहे हैं कि पीएम मोदी उनके शत्रु नहीं। पंतप्रधानांना मी अजूनही शत्रू नाही मानत, ते मला मानतायत, कारण त्यांनी आपली शिवसेना फोडली, शिवसेना चोरली। ज्या बाळासाहेबांनी त्यांना त्यांच्या संकट काळामध्ये मदत केली होती, त्या बाळासाहेबांची सुद्धा त्यांनी चोरी केली, चोराला मदत केली, त्याला मुख्यमंत्री म्हणून बसवला। उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी का नाम बार बार लेकर ऐसे बयान देने की सियासी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता नजर आ रहा है और इसीलिए इंडी गठबंधन के ऊपर सवाल उठा है कि क्या 2024 के चुनाव के पहले भाजपा और यूबीटी शिवसेना के एक साथ आने का सीन तैयार हो रहा है। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? अब जरा इंडिया गठबंधन की बैठक की इस पुरानी तस्वीर को देखिए। इसमें अब नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं, अखिलेश और ममता नाराज हैं, राहुल से दोनों खुश नहीं, महाराष्ट्र में उद्धव पीएम मोदी को दोस्त बता रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन का होगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा आखिरी मंजिल तक पहुंचे तब तक इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।